आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2013 15 दिसंबर 2013 में जो पेपर आया था। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वेग का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, देख लो एक सेकंड। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, ठीक, बी ऑप्शन। और इसमें देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय, और समय का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अगला क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया यकृत का रोग है। यदि इस रोग का समय पर इलाज नहीं होता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा किसका, यकृत। अगला क्वेश्चन है एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो एड्स जो होता है वो HIV के संक्रमण से होता है, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ व 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तथा गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश के राजा घनानंद का था, और जो कि इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, किसने निर्माण कराया। तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का निर्माण अशोक मौर्य द्वारा कराया गया, जिनका संबंध मौर्य राजवंश से था। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन राजवंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर कन्नौज को राजधानी बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में तेजपाल ने कराया था। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, भी माउंट आबू में स्थित है। तो ये हो जाएगा तेजपाल। फिर अगला क्वेश्चन वो इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, जो इतालवी यात्री थे। अगला क्वेश्चन कह रहा सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। तो ये उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। इस कारण जो कोणार्क मंदिर है उसको सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरी बैठक को 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। फिर अगला क्वेश्चन किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है, जिनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी कराई जा सकती है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
संविधान की आत्मा कहा है? तो बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो ये हो जाएगा कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये जब प्रश्न पूछा गया उस समय जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब हटते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। फिर कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो भारतीय संसद का लोकसभा एक सदन है जिसमें राज्यों से सीटें जनसंख्या के आधार पर है। वर्तमान में 543 सदस्य लोकसभा में हैं, क्योंकि वर्ष 2020 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कोरम से तात्पर्य यह है कि वो न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की कार्यवाही चल सकती है। तो लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या जो है कुल सदस्यों का 1/10 होता है। फिर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये प्रश्न जब पूछा गया था उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी सथाशिवम थे, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर का अधिकारी होता है, जिसका चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है, तथा मुख्य सचिव का कार्यकाल भी मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1959 को हुई। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में 11 अक्टूबर 1959 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार आपातकाल के प्रावधान हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये कितने भाग हैं? 22। भारत का संपूर्ण संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची व 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूची व 395 अनुच्छेद हैं। फिर अगला क्वेश्चन, है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य बना, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो भारत में 3 प्रकार नवरत्न, मिनरल जो मिनी रत्न है वह महारत्न क्या है? भारत में 3 प्रकार रत्न नवरत्न, मिनी रत्न और वह महारत्न की कंपनियों का दर्जा प्राप्त होता है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वेल और गेल
को फरवरी 2013 में भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं? तो जब ये प्रश्न पूछा गया उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन थे, लेकिन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो वर्ष 2018 में बने थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, एग मार्क क्या है? तो एग मार्क की खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन के लिए मोहर लगाई जाती है, जिसका प्रयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या या आधार योजना किसके लिए है? तो भारत में आधार प्रोजेक्ट सर्वप्रथम 51 जिलों में 1 जनवरी 2013 को लागू किया गया, जो 12 अंकों की संख्या का एक पहचान कार्ड होता है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में एक प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी है, अर्थात काम में आवश्यकता से ज़्यादा कर्मचारियों द्वारा काम किया जाना, जिसका परिणाम अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो चरकुला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। गुजरात में गरबा होता है, मतलब गा से गुजरात, गा से गरबा। मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य होता है, भाग के मध्य में चले जाओ। और फिर बिहार में जोगीड़ा नृत्य होता है। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? जापान की राजधानी टोक्यो में वर्ष 2020 का 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जुलाई अगस्त 2021 में आयोजित हुआ। इस खेल में भारत ने एक स्वर्ण पदक यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के साथ कुल 7 पदक जीते। फिर अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएसए डबल्स चैंपियनशिप जीता? तो 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप में लिएंडर पेस यानी कि भारत व रेडेक स्टेपानेक चेक गणराज्य जोड़ी ने लॉन टेनिस में जीत हासिल की। फिर अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई? तो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी रमन लांबा की बांग्लादेश में फरवरी 1998 में खेलते हुए चोट लगने के कारण राजधानी ढाका के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारत की पूर्व महिला एथलीट कमलजीत संधू ने एशियन गेम 2070 में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही कमलजीत संधू एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में शीर्ष राज्य था, और वर्तमान में भी गन्ना उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण बदरंग हो रहा है, मतलब रंग बदल रहा है, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। तो ये कौन हो जाएगा? पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप अंटार्कटिका है, जिस पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस जे कासिम हैं, और अंटार्कटिक महाद्वीप में 6 माह दिन
6 माह दिन व 6 माह रात होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वन्य प्रणाली सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सुंदरबन है, तो भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। इस डेल्टा में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति है, इस कारण इसे मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। तो ये कौन जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है तथा इसके अलावा गोविंद राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क व नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? रामनगर, नैनीताल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील तिब्बत है, और गंगा का गंगोत्री हिमनद हिमालय पर्वत से, और यमुना जो है यमुनोत्री उद्गम स्थान है जो हिमालय पर्वत से निकलती है, और नर्मदा का अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो चारों नदियाँ दी हैं इसमें से नर्मदा नदी जो होती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर अरब सागर यानी कि गुजरात में गिरती है, जबकि बाकी सभी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है तथा उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम में स्थित है? तो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु राज्य के कलपक्कम में स्थित है। फिर पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर यह झुकी नहीं होती तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर ही पड़ती। फिर ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो ज्वार भाटा अर्थात सागरीय पानी का ऊपर उठना, ज्वार तथा पानी का नीचे जाना भाटा कहलाता है, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? एशिया। विश्व में 7 महाद्वीप व 5 महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया तथा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया तथा महासागर जो है वो आर्कटिक है। अगला क्वेश्चन है कि गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो ये क्या है? जो ये सब है एक क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, देखो गोबी का मरुस्थल ये जो चीन व मंगोलिया देश में है, कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और आटाकामा जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, और सहारा कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल यानी कि रॉक्स में पाई जाती है? तो जीवाश्म परतदार सेल में पाई जाती है, और परतदार सेल को अवसादी सेल भी कहा जाता है, जो मूलतः मतलब जो भूतल के 75% पर है। ये हो जाएगा परतदार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में कमी है? तो भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। इसकी कमी के कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधा कमजोर व कम बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस किसकी होती है? नाइट्रोजन। सबसे पहले ऑक्सीजन जो होता है
ऑक्सीजन में 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.36%, और नाइट्रोजन जो होता है वो 78.08% और हाइड्रोजन 0.01। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो कौन सा हो जाएगा? मानसून हवा एक बार समुद्र से स्थल की तरफ व दूसरी बार स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, तो मानसून हो जाएगा। फिर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में और कर्क व 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, और दोनों के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर है कि कौन सा संघनन नहीं है? तो धुआं के अलावा बाकी सब संघनन है। फिर है इग्लू क्या है? तो इग्लू अर्थात बर्फ का घर, एस्किमो जनजाति द्वारा कठोर बर्फ को जोड़कर जो घर बनाया जाता है उसे इग्लू कहा जाता है। फिर अगला है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो परंपरागत ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम को शामिल किया जाता है तथा गैर परंपरागत ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा को शामिल किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ए और डी, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी बन रहा है, जो लॉन्ग लीड सफारी पार्क यानी इंग्लैंड से प्रभावित है। फिर अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है, जिसका भारत की जनसंख्या में लगभग 16.6% हिस्सा है, जबकि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं? जब प्रश्न ये पूछा गया था तब उस समय श्री BL जोशी राज्यपाल थे, परंतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश नेपाल व 8 राज्य यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करती है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर जिला है, जबकि सबसे छोटा संत रविदास नगर है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कानून बनाकर संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। तो एक जिले के सामान्य प्रशासन का प्रमुख जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये कहा जाए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है तथा भारतीय संविधान के जनक या जननी के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है, जिन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है पुलिस को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप में किस समय सीमा के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? तो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर पुलिस नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करे, जिसमें छुट्टी व रास्ते का समय शामिल नहीं है। अगर
उपस्थित नहीं किया जाता तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवाई जा सकती है, जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक राज्य में मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग होता है, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जिनमें से अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है और इसी के अनुसार नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड, 69 है। इसमें क्या होता है, 14 नंबर का जो अनुच्छेद होता है उसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता, 15वें को सार्वजनिक स्थानों पर समानता और 20 में अपराध के संबंधी अधिकार। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1998 में हुई, जिसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और अर्थात क्या होता है कि जो भी देश में प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। फिर एक कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है। तो नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा में चुनौती जो वर्तमान में विभिन्न राज्य जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में चुनौती है। तो उपरोक्त में से गोवा राज्य के नक्सलवाद की चुनौती नहीं है। फिर है अग्नि क्या है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल को विकसित किया गया, जो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। फिर 73 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। तो भारत व अमेरिका के मध्य आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर समझौता हुआ है तथा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। फिर अगला क्वेश्चन, तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ है। तो तीस्ता नदी का उद्गम चोलमू झील यानी कि तसो लहामो झील से है, जो भारत में जो सिक्किम व पश्चिम बंगाल राज्य में हो और बांग्लादेश देश में बहती है। तीस्ता नदी को लेकर भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय दिसंबर 2013 में पूछा गया था, जो 15 अगस्त 2013 से एक दिन पहले 14 अगस्त 2013 को INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी नष्ट हो गई। फिर अगला क्वेश्चन, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो झारखंड के अलावा सभी राज्यों के चुनाव नवंबर दिसंबर 2013 में हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है। तो जब प्रश्न पूछा गया था उस समय भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अनिल कुमार ब्राउले थे, लेकिन अभी वर्तमान में एयर चीफ ऑफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। फिर है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना है। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष अरुंधति
भट्टाचार्य अक्टूबर 2013 से बनी है, लेकिन वर्तमान में श्री दिनेश कुमार खारा है तथा भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। फिर फेनिल क्या है? तो फेनिल नामक का एक चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर 2013 में आया था। फिर अगला क्वेश्चन, एंजेला मर्केल कौन है? तो एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर नवंबर 2005 में बनी, लेकिन वर्तमान में जर्मनी की चांसलर जो है ओलाफ शोल्ज है। फिर अगला क्वेश्चन, ये आ गया तार की क्षमता। कह रहा है दिए गए शब्द को पहचाने जो क्या है क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। अब हम देखेंगे कि जो कह रहा है कि जो दिया गया शब्द क्लासिफिकेशन से कौन सा मतलब नहीं बन सकता। तो इसमें सी जो नेशन दिया है ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें है NATION और इसमें देखो NATION। ठीक, इसमें EN तो मिल गया, A भी मिल गया, T भी मिल गया, I भी मिल गया, O भी मिल गया और फिर इसमें N नहीं है, तो इनकी 2 बार N नहीं है इसलिए। ठीक है। फिर कह रहा है यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, श्याम किस दिशा में देख रहा था? तो इसमें जो कहा है वो करो। देखो इसमें कह रहा है जो राम की छाया है वो श्याम के, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सूर्य की रोशनी मान लो पड़ रही है। कह रहा है यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने आमने खड़े हैं, मान लो इधर से एक खड़ा है एक इधर से, ठीक है, आमने सामने खड़े हैं, ये श्याम हो गया और ये इसको क्या मान लो राम मान लो। जब ये दोनों खड़े हैं और ये क्या है सन है, तो क्या हो गया इधर इसकी परछाई क्या बन जाएगी? कह रहा है राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर, तो दाहिना इधर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, दाहिनी ओर बन रही है, श्याम किस दिशा में खड़ा है? तो श्याम किधर खड़ा है बताओ? ये दायां हो गया, तो इसकी परछाई इसकी जो है किधर बनेगी? इधर बन जाएगी, ये परछाई बन जाएगी। तो ये किधर खड़ा है? ये दाएं ओर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, मतलब दक्षिण की ओर। श्याम का मुख जो है वो दक्षिण की ओर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आरेख दिए गए वर्ग, जाति, पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर दर्शाता है? तो देखो इसमें देखो कह रहा है पति पत्नी, ठीक है, तो ये पति रख दो, इसको पत्नी, इसको पत्नी और इसको पति, पति पत्नी और इस ये क्या कर दो परिवार, तो ये सटीक बैठता है सबसे अच्छा। ठीक, फिर अगला कह रहा भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। तो देखो भवन लंबा भी हो सकता है और ये आदमी भी लंबा हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भवन मान लो, इसको जो है लंबा और इसको आदमी। फिर कह रहा दी गई श्रृंखला को पूरा करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से लेके चलो, ठीक, ए से, ए भी हो गया। अब यहाँ से करो, यहाँ पे अगर ए कर दो, यहाँ पे ए कर दो, तो हो जाएगा ADEN और फिर ADNAAB यहाँ तक। फिर यहाँ से शुरू करो, ए के बाद क्या है D, तो यहाँ D कर दो, AD, फिर NA, ए के बाद क्या हो जाएगा B यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ से देखो क्या हो जाएगा A, यहाँ AB यहाँ से, ठीक, इसको हटा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा A, तो यहाँ हो गया। फिर ADNA, फिर क्या हो जाएगा A,
तो यहाँ पे क्या आया, ये आ गया ANDAA। देखो ANDAA, तो यही आ जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा देख लो। तो यहाँ पे जो श्रृंखला दी है ये क्या हो जाएगा, सुनो एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये 5 जो है, 5 में जब आप कितना +36 करोगे तो हो जाएगा 41। ठीक, इनके बीच में जब आप मतलब कितना करोगे 36, तो 41 हो जाएगा। और 41 में जब आप 72 ऐड करोगे, ठीक, मतलब 36 यहाँ पे है और फिर 36 से 100 मतलब 8 जाने के लिए आप क्या करोगे तो यहाँ पे देखो 5 से 41 के बीच में जब 36 प्लस ऐड करोगे मतलब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41, और फिर 41 हो गया। अब क्या करोगे प्लस 108 करोगे तो हो जाएगा 149, और 149 में जब आप 180 करोगे तो हो जाएगा 329, और 329 में जब प्लस 252 करोगे तो हो जाएगा 581, और इनके बीच में जो गैपिंग आएगा वो आएगा किसका, 72 का। मतलब 36 में 36 और 100 मतलब 36 108 के बीच 72 का गैप है, और 108 और 180 के बीच कितना हो जाएगा 72 का, और फिर 180 से 252 के बीच में जो है वो भी 72 का हो जाएगा। ठीक, देखो फिर से देख लो एक सेकंड। जैसे देखो ये 5 और इसके बीच में कितने का हो जाएगा, +36 करोगे, ठीक, तो यहाँ 41 आ गया। ठीक, ये 41 आ जाए, और फिर इसमें यहाँ पे क्या करोगे +108, तब यहाँ पे आ जाएगा 149। ठीक, अब 149 में जब 180 करोगे प्लस का 180 तब आ जाएगा 329। 329 में जब करोगे प्लस 252 तो यहाँ आ जाएगा 581। अब देखो इनके बीच में जो गैप है वो किसका है, +72 का। फिर इनके बीच में भी +72 का, इनके बीच में +72 का ही होना चाहिए, फिर इनके बीच में 72 का। तो वही श्रृंखला चल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कितना है 581। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो रांची का क्या हो जाएगा। तो जिस तरह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसी तरीके से क्या हो जाएगा, रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ठीक, अगला है मनुष्य चलना मछली का क्या होगा। तो जिस तरह मनुष्य चलता है उसी तरह मछली तैरती है। फिर पेन कवि, तो सुई का क्या हो जाएगा। तो जिस तरह कवि पेन द्वारा लेखन का कार्य करता है उसी तरह दर्जी जो है वो सुई द्वारा सिलने का कार्य करता है। फिर देखो लोलक की गति आवधिक गति, तो हाथ की घड़ी, तो यहाँ प्रश्नवाचक पे क्या होगा। तो देखो जिस तरीके से लोलक जो होता है, लोलक की गति आवधिक गति से संबंधित है, उसी तरह हाथ की घड़ी वृत्तीय गति से संबंधित है। फिर देखो इसको देखो 91, देखो यहाँ पे सी में जब +7 करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा जे, और यहाँ पे देखो के में जब -5 करोगे तो यहाँ हो जाएगा एफ। ऐसे ही जी में जब +7 करोगे तो आ जाएगा एन, और टी में -5 करोगे तो ओ हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, NO। फिर देखो कह रहा है एक जूते में हमेशा होगा, तो एक जूते में हमेशा सोल होता है। ठीक, फिर देखो एक कमरे में हमेशा होता है, तो एक कमरे नहीं, एक कैमरा लिखा है, एक कैमरे में हमेशा क्या होता है, तो एक कैमरे में हमेशा जो है लेंस, मतलब विकल्प में के अनुसार, वैसे तो और अलग हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें विषम को ढूंढो, तो ज्वार भाटा अन्य सभी से भिन्न है। ठीक है, और सभी क्या है, पेट्रोल कोयला जो मिट्टी है सब क्या है, पदार्थ है। ठीक, फिर कह रहा है विषम इसमें भी। फिर देखो चारों विकल्पों में से जो
एडमिरल अन्य सभी से में क्या है, भिन्न है। यह जल सेना का पद है, अन्य सभी जो है थल सेना के पद हैं। ठीक, फिर देखो विषम को इसमें भी जोड़ना है, मतलब ढूंढना है। तो मिजोरम जो होता है सभी से भिन्न है, यह जो है भारत का एक राज्य है तथा अन्य सभी राज्यों में राजधानी है। ठीक, फिर देखो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया है जो जे है। ठीक, जेड जो है, जेड में -1 करोगे तो वाई हो जाएगा और यम में -1 करोगे तो यल हो जाएगा। ऐसे इसका बना लो। देखो जो आर है, आर में -1 करोगे तो हो जाएगा क्यू, और ई में जब -1 करोगे तो हो जाएगा डी। और ये जो ए है, ए में +1 करोगे तो हो जाएगा बी, और क्या हो जाएगा, यन में +1 करोगे तो ओ हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है, वी, तो वी में -1 करोगे तो यू हो जाएगा, और आई में -1 करोगे तो एच हो जाएगा। नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार के समान है। इन 4 समूहों का विश्लेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 के समान नहीं है, ये कहा था। तो 3 के समान कौन सा नहीं है, यही वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है ++ केवल हुआ है। ठीक है, देखो इनके बीच में +1, इसमें भी +1, और सब में इसमें क्या था, इसमें जो है -1 हुआ था, इसमें भी -1, और इसमें क्या होता, इसमें भी -1, इसमें भी -1, और इसमें क्या हुआ था, इसमें भी -1 हुआ था, इसमें भी इसमें प्लस हुआ इसीलिए। फिर अगला देखो, कह रहा है कि बेमेल खोजें। तो जो ये है बाघ, ठीक, बाघ सभी से भिन्न है, यह एक फिल्म है, अन्य सभी व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक, तो ये आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है ABCDEF केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। एफ ए के बाएं स्थान पर तथा कह रहा है बाएं दूसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, सी और एफ बी के बीच बैठा है। तो कह रहा है कि ए का बायां पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन है। तो देखो पहले बना लो। ठीक, इसमें टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग को बना लो। तो कैसे बना लो, यहाँ 1, यहाँ पे क्या करो 6 हो गए। ठीक, अब कह रहा है कि मुँह करके बैठे, एफ ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो यहाँ पे एफ कर दो, एफ बाएं क्या करें, बाएं दूसरे स्थान पर है ए के। ठीक, ए के दूसरे पर, तो यहाँ कर दो तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा एफ। फिर कह रहा है बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक, बी ए के, तो बी ए के दूसरे स्थान पे हो गया। फिर कह रहा है ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए जो है डी का बाएं पड़ोसी है, बायां इधर ही तो हो जाएगा। फिर कह रहा है सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी जो है एफ और बी के बीच बैठा है। ठीक, तो इसको सी को बिठाओ, सी का है बी और एफ के बीच में बैठा है। तो कह रहा है कि ए का बायां पड़ोसी ई है। ठीक, ए का बायां पड़ोसी ई है, ई मतलब यहाँ ई हो जाएगा। अब कह रहा है कि ई है, ये आपका पड़ोसी कौन सा हो जाएगा, तो ई आपके पड़ोसी कौन हो जाएंगे, ये सी हो जाएगा। ठीक, सी और ई भी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी और ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए और नीला को जो है ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कह रहा है कि मछलियों के रहने का स्थान क्या होता है, जल होता है। और प्रश्न में जल को क्या कहा गया है, देखो यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, और जल को क्या कहा गया है, हरा। तो कह रहा है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, यहाँ जल को हरा कहा गया तो इसलिए आंसर हरा हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विक्ट्री को ये कहा के रूप में, किसी मतलब शब्द के रूप में जो है कूटबद्ध किया गया है, तो कह रहा है सक्सेस को कैसे करा जाएगा। ठीक, तो ये देखो इसको देखो ध्यान से तब समझ में आएगा। यहाँ पे v है, ठीक, तो v में जब +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, b में +3 करोगे तो यहाँ y हो जाएगा। ठीक, इसमें +3, ऐसे सम में +3 करो, i में +3 करोगे तो l हो जाएगा। ठीक, और c में +3 करोगे तो f हो जाएगा। t में +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। o में +3 करोगे तो r हो जाएगा, और r में +3 करोगे तो u हो जाएगा, और y में +3 करोगे तो b हो जाएगा। ऐसे ही जब इसका बनाओगे सक्सेस का, s में +3 करोगे तो हो जाएगा v, u में +3 करोगे तो x, c में +3 करोगे तो f, और c में जो +3 करोगे तो फिर f हो जाएगा, और u में +3 करोगे तो h, s में +3 करोगे तो v, और s में +3 करोगे तो v। तो इसका आंसर क्या निकल आएगा, देखो पहले का क्या है v, s में +3 करे v हो गया, u में +3 करेंगे तो x, c में +3 करोगे तो f, इसका भी f हो जाएगा, e में +3 करोगे तो h, और s में +3 करोगे तो v। तो इसमें सही आंसर ये वाला नहीं, ये वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे z कर दो, इसके x और y बच्चे हो गए, y और x। कह रहा है यदि z x का पिता है, z जो है किसका पिता है, x का। ठीक, परंतु y z का पुत्र नहीं है, y जो है z का पुत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी, क्योंकि हैं तो इन्हीं के दोनों बच्चे, और इंसान के 2 ही बच्चे होते हैं, तो लड़का है तो लड़की। तो अगर पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, पुत्री ही तो होगा। तो अगर y और z में क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, y और z, तो क्या है, पुत्री पिता का संबंध है। ठीक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह देखते हुए कि b की माँ a है, a का बेटा c है, e का d भाई है, v की बेटी e है, तो बताइए d की दादी है नानी है। तो देखो कह रहा है b की माँ a है। ठीक, यहाँ पे मान लो b है, b की माँ कौन है, a है। ठीक, a माँ है। फिर कह रहा है a का बेटा c है। ठीक, a का बेटा, तो a का बेटा मान लो यहाँ पे c है। ठीक, बेटा c है। अब कह रहा है e का d भाई है, e का d भाई है। ठीक, मान लो यहाँ पे e मान लो। ठीक, e का भाई कौन हो जाएगा, यहाँ पे d, e का भाई d है। ठीक, अब कह रहा b की बेटी e है, b की बेटी जो है e है, e है, ये बेटी है। ठीक है, e की क्या कह रहा है, b की बेटी e है। ठीक, और ये दोनों भाई बहन है। ठीक, तो देखो कह रहा है ए जो है मतलब कह रहा है कि डी का दादी नानी कौन है, क्या डी का, इसमें डी कहाँ है, ये डी की दादी या नानी कौन हो जाएगा, ए तो हो जाएगा, इसकी मम्मी की ये मम्मी है। ठीक,
तो यही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको कह रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखो इसको ध्यान से देखो, जो ई वाली आकृति है, ठीक है, 4 गुणे 5 करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक, ये वाला। और यहाँ पे क्या करोगे, जब यहाँ 4 और +5 करोगे तो 9 हो जाएगा, ये वाला। अगर इसको 4 + 5 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और 4 पंचे 20 करोगे तो इधर 20 आ जाएगा, ठीक। ऐसे इसको करो, 6 सते 42 और 6 7 कितना हो जाएगा, 13, ठीक। ऐसे ही 7 बटे यहाँ 56 आना चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। बस ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो 7 बटे 56 हो जाएगा, और 7 8 कितना हो गया, 15, तो आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताइए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ठीक। देखो यहाँ पे ये वाला पूछा है, अगर 3 और 5 करो, इसको जोड़ दो, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, और जो 8 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64, सही है। ऐसे इसको करो, 4 और +5 को जोड़ोगे क्योंकि 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ऐसे इसका 4 2 6 छक्का 36, ऐसे इसको 6 4 10, मतलब 6 4 10 और 10 10 100, तो आंसर 100 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे हम जो ये 8 है, ठीक है, ये वाला और ये वाला 8 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, हो जाएगा 15, और 2 और 13 इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 और 13 कितना हो जाएगा, 15, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 6 और 9 ये वाला, ठीक, 6 और 9 करोगे तब भी 15 हो जाएगा। तो अगर 5 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो 5 में अगर 10 जोड़ दो 15 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सबका 15 आ रहा है, जो जिस कोने कोने पे दोनों है, तीर पे इधर उधर, तो इसमें भी आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, ठीक, मान लो यहाँ पे, मान लो बीता हुआ परसों, ठीक, तो मान लो परसों जो है, यहाँ परसों क्या था, शनिवार। फिर बीता हुआ परसों शनिवार था, तो आने वाला परसों कौन सा हो जाएगा, आने वाला परसों मतलब मान लो इसके बाद हो जाएगा, ये परसों है, परसों के बाद यहाँ पे कल होगा, और कल के बाद यहाँ पे आज होगा, आज के बाद फिर कल होगा, और कल के बाद फिर परसों होगा। तो ये वाला पूछा है। तो देखो आज शनिवार है, यहाँ पे शनिवार रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो अगला क्या हो जाएगा, बुधवार। आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, ठीक, बृहस्पतिवार था, तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के 1 मार्च को कौन सा वार होगा। तो देखो 21 जून, जो जून है वो 21 दिन शेष है उसमें, ठीक, और फरवरी जो आपको बताया कि 28 दिन का होता है सामान्य वर्ष के कारण, तो मार्च जो है 1 दिन हो जाएगा। तो कुल जब जोड़ोगे तो 21 + 28 + 1 कितना हो जाएगा, 50, और जब 50 को आप 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, यानी कि 7 सप्ताह 1 दिन आएगा। और 1 मार्च बराबर कितना था, गुरुवार था, तो गुरुवार में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब बृहस्पति में 1 जोड़ोगे तो शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतखें और बतख के पीछे 2 बतखें हैं और 2 बतखों के बीच 1 बतख हो। तो इसमें क्या है, जो बतख मतलब
इस प्रकार केवल 3 हो जाएंगी, ठीक है। फिर कह रहा है, इसको कह रहा है कि ए बी सी डी और ई सभी के पास 9 गोलियां मतलब कंचे हैं। बी 2 गोलियां डी को देता है जो 1 गोली ई को दे देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है जो 2 गोली ए को दे देता है। सी 2 गोलियां बी को देता है जो 3 गोलियां ई को दे देता है। डी 3 गोलियां ए को देता है जो 2 गोलियां बी को दे देता है। ए के पास कितनी गोलियां हैं? तो इसको सॉल्व करो। जी देखो डी दिया है, ठीक है। डी का दिया था कितना, यहाँ देखो डी कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको पढ़ो फिर से। देखो कह रहा है बी 2 गोलियां डी को देता है, ठीक। बी जो है 2 गोलियां डी को देता है जो 1 गोली ई को देता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो डी के पास कितना हो जाएगा, डी का हो जाएगा कितना 10 - 3 मतलब 7 हो जाएगा। ऐसे जब ए का निकालोगे, ए कितना हो जाएगा, ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 + 11 हो जाएगा -2 मतलब जब हो जाएगा 12, 11 3 14 और 14 में से 2 गया 12, ठीक। ऐसे जब बी का निकालोगे तो बी का आ जाएगा कितना 2 + 6 मतलब 8। तो ए के पास कितनी है 12 गोलियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। फिर अगला क्वेश्चन, ये तो आप जानते हैं, लगा ही लेंगे। देखिए यहाँ प्लस का मतलब कह रहा है डिवाइड, प्लस का मतलब डिवाइड और माइनस का मतलब गुणा, ठीक। माइनस का मतलब गुणा और कह रहा है डिवाइड का मतलब है यहाँ पे प्लस और कह रहा है इनटू का मतलब है माइनस। इनटू का मतलब यहाँ पे इनटू कर दें, ये इनटू है, ठीक है। इनटू का मतलब कह रहा है कितना माइनस। अब कह रहा है जो ये दिया है इसका मान ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिख लो। देखो 48 और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक। और 12 और बटे की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 15 इनटू की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा गुणा 5। अब इसको इसमें जब भागू जगह करोगे क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 12 × 4 = 48 हो जाएगा 4, ठीक। और प्लस का 15 यहाँ पे हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2 × 5। फिर इसको सॉल्व करो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 और माइनस का 5 दूनी 10, तो 19 में से 10 गया कितना बचा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस तथा माइनस को तथा 2 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सत्य होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है 2 + 4 और डिवाइड बाई कितना है 6 और बराबर का 8। इसमें बदलाव जब करोगे तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 और प्लस का 6 बराबर 8 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस जो यहाँ पे कह रहा है प्लस को और इसको जब बदल दोगे, ठीक है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर का कितना हो जाएगा 8, तो 6 2 8, 8 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ये वाला। अगला देखो कह रहा है यदि a जमा b घटा मतलब यदि a जमा b घटा c गुणा और b भाग दर्शाता है तो इसका मान ज्ञात करो। तो देखो ये जब यहाँ पे आप करोगे ये जमा b घटा, ये जमा b घटा, ये गुणा और d भाग मतलब डिवाइड,
ये इसको दर्शाता है, ठीक है। तो देखो 4a, तो यहाँ पे 4a है तो 4 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे a, और इंटू 3 है 3, और b की जगह पे माइनस हो जाएगा, फिर 3 a की जगह पे प्लस हो जाएगा, और 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। फिर अगला कह रहा है p बराबर 6, j बराबर 4, l बराबर 8, तो m बराबर 24 है, तो कौन सा नंबर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आएगा। तो em गुणे j है और डिवाइड बाई l है, ठीक है, डिवाइड बाई l प्लस j है। तो गणितीय मान जब रख लो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक। 24 गुणे 4 डिवाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ 8 और प्लस का 4। और जब इसी को सॉल्व करोगे तो 24 गुणे 5, ठीक है, 24 गुणे कितना हो जाएगा 5 और प्लस का 4 हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इसके लिए इतना हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा। तो देखो ये जो प्रथम है, ठीक है, ये वाला प्रथम वाली आकृति के अंदर जो है, ठीक है, वाले भाग को यथास्थिति में बनाकर दूसरी आकृति, ठीक है, बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार तीसरी आकृति के अंदर वाले भाग में क्या है, चौथी आकृति बनेगी, ठीक। जैसे देखो ये इतना पार्ट अगर निकाल लो यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, देखो ये क्या है, ये वाला यही तो है, इतना देखो मिल रहा है कि नहीं। ऐसे ही जब इसको यहाँ से निकालोगे तो इसका ऐसे रूप कहाँ है, यही वाला तो है, देखो ये वाला, ठीक। तो इसीलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 116 प्रश्न आकृति दिया है, देखो इसमें कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दी गई जो आकृति है इसमें श्रृंखला में अगले स्थान पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अगली आकृति में एक भुजा बढ़ाकर तथा एक आकृति कम कर दी गई है। देखो भुजा तो एक बढ़ा दी गई है, ठीक है, लेकिन आकृति जो है वो कम कर दी गई है, ठीक। इसीलिए अगला क्या हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें जो ये वाला है आंसर है, ठीक है, डिसाइड, इसको जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डी फिर ई होना चाहिए, ठीक है, ई, ये वाला ई हो गया, फिर सी, फिर आई, ठीक, आई के बाद फिर डी, डी के बाद ई, इतना मिला दोगे तो डिसाइड मतलब तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कह रहा है कि यदि डेमोक्रेटाइजेशन शब्द का पहला अक्षर 15वें अक्षर से, दूसरा अक्षर 14वें अक्षर से और इसी प्रकार बदलते जाएं तथा 8वां अक्षर यथावत बरकरार रहे तो कौन सा अक्षर बाएं से जो है 12वें अक्षर से बाईं ओर 5वां अक्षर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये जो शब्द लिखा है, ठीक है, ये पूरा शब्द यहाँ से जो लिखा है इसमें अगर हम परिवर्तित कर दें, क्या परिवर्तित कर दें, कह रहा अगर हम बाएं से 5वां अक्षर कौन हो जाएगा, यहाँ से बाएं से 5वां अक्षर एक, मतलब देखो यहाँ से देखो पहले इधर से देखो 1 2 3 4 5, ठीक। अगर यहाँ से करें, कह रहा है कि शब्द का अक्षर पहले इसको जो अगर आप चेंज कर दो, यहाँ डी है उल्टा कर दो, ठीक, इसको लिख लो, इसको पहले यहाँ पे एन हो जाएगा, मतलब इधर से लिख लो, ठीक है, देखो एन,
एन के बाद ओ के बाद क्या है आई के बाद टी ए, फिर हो जाएगा जेड और फिर आई के बाद टी ए आर सी ओ एम ई डी। इसको उल्टा मैंने लिख लिया इस फॉर्म में। अब कह रहा है कि जो है बाएं से पांचवा, मतलब कह रहा है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आई, ये वाला जो आई है, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 7वां, ठीक। और कह रहा है इधर से देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो आई है, आई के बाएं पांचवा, ठीक, आई के बाएं पांचवा। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ओ है, ठीक, यहाँ पे ओ है और ओ कह रहा है कि 12वां, ठीक। तो 12वां क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां है, ठीक है। तो 12वें के बाएं पांचवा, 12वें के बाएं पांचवा, 12वें के देखो 1 2 3 4, 12वें के बाएं पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवा ही हो जाएगा। तो पांचवा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। देखो इसको पहले थोड़ा अच्छे से लिख दिए हैं। कह रहा है ये इतना जो है ये मूल शब्द है, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है उल्टे इस साइड से यन से स्टार्ट करके, तो ये क्या है, परिवर्तित शब्द हो गया। अब इसमें कह रहा है शब्द का पहला अक्षर 15वें अक्षर से, पहला अक्षर 15, जब आप टोटल गिनोगे तो ये 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक अक्षर मैंने कहीं गलत कम लिख, हाँ तो फिर से गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल हो गए 15, ठीक है। 15वें अक्षर से, ठीक, दूसरा अक्षर 14वें से अक्षर से, और इसी प्रकार बदलते जाएं तथा 8वां अक्षर यथावत बरकरार रहे। 8वां अक्षर यदि बरकरार रहे, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर यहाँ पे क्या है, वो हो जाएगा ये वाला, ठीक, ये बरकरार रहे। तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें, बाएं से 12वें, मतलब इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कौन सा हो जाएगा, ओ, ठीक, ये, ठीक। 12वें अक्षर से बाईं ओर, 12वें अक्षर से बाईं ओर जो है 5वां अक्षर होगा। बाईं ओर मतलब गिनो, बाईं ओर 1 2 3 4 5, मतलब ये आई हो जाएगा, ठीक, आई। तो कह रहा है 12वें अक्षर के बाएं ओर कौन सा अक्षर हो जाएगा, बाईं ओर आई हो जाएगा, ठीक। आंसर कौन सा आ जाएगा, ये पहला आई। फिर अगला कह रहा है कैंची का कपड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि जिस प्रकार कैंची का प्रयोग कपड़ा काटने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, उस तरह का प्रयोग करके दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जेल, यहाँ कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है जेल तो है क्यूरेटर, तो इसमें जिस तरह से जेलर जेल की सुरक्षा करता है उसी तरीके से अजायब घर की सुरक्षा कौन करता है, क्यूरेटर करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आंकिक क्षमता देखते हैं। इसमें कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो देखो 80 और 90 के बीच, ठीक। तो देखो 80 तथा 90, 80 तथा 90 के 83 तथा 89 दो अभाज्य संख्या होंगे, ठीक। तो कौन से हो जाएंगे, ये वाले, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है,
तो 1 से 50 का निकाल लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस 50 और बटे क्या तो 2। तो जब 51 को यहाँ हो जाएगा 51/2, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10.5, तो 25 दशमलव क्या हो जाएगा 5। ये बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखो निकाल लो। ठीक, देखो पहले मान लीजिए कि माना दो संख्याएं क्या हो जाएंगी x और y, और कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया, y इक्वल टू दिया 28, और कह रहा है तथा उनका अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 12 दिया है। ठीक, 12 दिया है। संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहे क्या होगा, तो इसको जब आप क्या करोगे घटा दो, घटाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है कट जाएगा ये, और ये x 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब इसको 8 2 10 0 और 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा। तो 2 चौक 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4 इनकी 20। अब 20 जो है x का मान समीकरण 1 में रख दो, इसको 1 मान लो, इसको 2। इसमें जब आप मान रखोगे तो x जगह पर 20 प्लस वाई इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 28 में से 20 चला जाएगा तो 8 बजेगा। ठीक, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई। x की वैल्यू कितनी आई थी 20 और y की वैल्यू आई 8, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है, इन 6 संख्याओं का योग निकालें। तो देखो माना 6 लगातार विषम संख्याएं मान लो, क्या मानोगे, पहला तो x मान लोगे, दूसरा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये 2 और प्लस 4 और प्लस 6 ऐसे ऐड करते इसलिए जाओगे क्योंकि आप जब दो जो ऐड करोगे तो विषम ही निकल के आएगी, इसीलिए। ठीक, अगली मान लो, देखो पहला क्या मानोगे, पहला मान लोगे x, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2, फिर कितना का है x प्लस 4, फिर x प्लस 6 अगली हो जाएगा, अगली क्या हो जाएगा x प्लस 8, अगली x प्लस 10। ठीक, क्या कह रहा है 6 लगातार, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है, इन 6 संख्याओं का योग निकालें। अब इसको निकालो, तो जब इसको आप निकालोगे तो क्या है, इन सबको जोड़ दोगे और जोड़ोगे, जब जोड़ दोगे तब यहाँ पे जो है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, x की वैल्यू आप जोड़ोगे तो इसको 7 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब सभी संख्याओं का योग तो 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 फिर यहाँ पे अगली क्या हो जाएगी, यहाँ 4 है, 7 4 11 हो जाएगा अगली, फिर यहाँ पे 7 और 6 कितना हो गया 13 हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे 13 हो जाएगा, और फिर 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, प्लस का 15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे x प्लस 10 है तो कितना हो जाएगा 17 अगली हो जाएगा। जब इसको टोटल ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे सी वाला असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो 14 है, ठीक है 14, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 7 चला जाएगा तो -1। अब जो -14 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा इस वाले में, यहाँ का एक सेकेंड, यहाँ पे -14 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो यही तो बड़ा -14 से बड़ा होगा, तो इसीलिए आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाजित मतलब विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। तो देखो 15 से 160 के मध्य कितनी संख्या है 17 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 17
से विभाज्य हैं, ठीक, जो 4 से विभाज्य ना हो, ये कहने का मतलब है इसका। तो कितना हो जाएगा इसमें, एक तो 17 हो जाएगा, एक 34 हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा 51, फिर कौन सा हो जाएगा 85, 85 के बाद 102, 102 के बाद 119, 119 के बाद 153। ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, ठीक। ऐसे 15 से 160 के मध्य कितनी है, 17 से विभाज्य संख्याएं जो 4 से विभाज्य ना हो, तो ये कितना हो जाएंगे 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 7। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए थे। तो पहले मान लो कि माना पुरुषों की संख्या, देखो माना पुरुषों की संख्या शुरू में कितनी थी 2x तथा महिलाओं की संख्या कितनी 1x। तो कह रहा है कि तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x - 10। यहाँ पे कितना दिया है, कह रहा है एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाएं। तो आधी जब करोगे तो पुरुष को 2x मानो, तभी तो महिला आधा हो जाएगी 1x। तो महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष, 10 उतरते हैं तो -10 कर दो 2x में से, तब 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। महिलाएं कितनी थी 1x, और 1x में कितनी सवार होती हैं 5 महिलाएं। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी कितनी 15। अब कुल सवारी शुरू में कितनी थी 3x थी, क्योंकि 2x पुरुष था और 1x महिला थी। तो 3x, और 3x में जब x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 15, 15 3 45 हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो पहले मानो कि माना प्रत्येक बच्चे को पहले कितना x संतरे मिले, और इसमें कह रहा है 40 बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 गुणे x हो जाएगा। फिर कितना कह रहा है, यदि 20 बच्चे अधिक होते, तो 20 किस में 40 में ही तो अधिक होते, तो इतना हो जाएगा। फिर कह रहा है अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते, 5 किस में से संतरे कम मिलते, तो x - 5 हो जाएगा। कम मिलते, बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या। अब इसी को सॉल्व कर लो। जब यहाँ सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 15। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे हैं 40x, ठीक। तो 40 गुणे x की वैल्यू कितनी है 15, ठीक। तो 40 को 15 से गुणा करोगे, 15 3 45 चौके 60 और 0, यानी कि 600 संतरे, ठीक। आंसर हो जाएगा 600 संतरे। अब इसका मान कह रहा है 729 की पावर 149 में इकाई अंक है। तो इसमें आपको पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो है 9 हो, ठीक, इकाई अंक 9 हो तथा उस पर घातांक, मतलब इसका इकाई अंक 9 है और उस पर घातांक एक विषम संख्या हो, 149 एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक भी क्या होगा 9 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो 130 वाला। देखो ये इजी है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप लोग को इतना एलसीएम लेना आता है कि आप लगा लोगे, ठीक है। तो 130 का आ जाएगा ये वाला आंसर। फिर 131 है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इजी है। आपको फार्मूला रखना है, कौन सा फार्मूला, अच्छा लगाए दे रहे हैं। देखो a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान कितना दिया है a/b। इस फार्मूले में रख दोगे। यहाँ पे a बराबर है कितना, ये इसको ये मान लो, इसको b मान लो, ठीक। तो फार्मूला में जब आप मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 4 मिल जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न
संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो, जब इसको 7 को 9 से मतलब 9 को 7 से भाग दोगे तब इसकी वैल्यू प्राप्त होगी क्या, 9 मतलब 9 सते 63। तो पॉइंट का 7 और पॉइंट का 7 इतना प्राप्त हो जाएगा। और 13 को 11 से भाग करोगे तो इसका पॉइंट में 8461 प्राप्त होगा। 19 से जब 16 को कट करोगे तो यहाँ पे पॉइंट 8421 प्राप्त होगा। 25 को 21 से जब कट करोगे तो यहाँ पॉइंट का 84 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 11/13 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका आ रहा पॉइंट 8468, बाकी में इससे कम आ रहा है। तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है 2 संख्याओं को महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो, लासा गुणे मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, और लासा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लासा गुणे कितना कह रहा है 16, तो 16 हो जाएगा, और बराबर कितना दिया है 6400। जब इसको सॉल्व करो x बराबर कितना हो जाएगा, मतलब जब यहाँ पर लासा बराबर हो जाएगा 6400/16, जब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 400। फिर अगला क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। देखो, आपको पता है कि जो 75, 80 और 135 का लासा पहले ले लो और उसमें से +3 और संख्या बताइए जो इतने से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो जब लासा लोगे और +3 ऐड करोगे, ठीक, तब कितना हो जाएगा। जब इनका लासा लोगे तो आप आ जाएगा, लासा जब ले लोगे तो उसका आप लोग ले लीजिएगा, मैंने रफ में कर लिया है। जब इसको लासा ले लोगे और इसमें कह रहा है 3 शेष बचे, और अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो शेष बचेगा ही नहीं, तब इसको ऐड कर दो 3 तो हो जाएगा 10803। ठीक, यही आंसर आ जाएगा ये वाला। फिर कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 में प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। देखो, अगर आप यहाँ पे 18, 21 और 24 का अगर लासा लेके और फिर कह रहा है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर, इसमें आप इंटू कर दो x और प्लस कर दो 7। तब जब यहाँ सॉल्व करोगे तब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 500, क्योंकि उसका 500 हो जाएगा, 504 x मान लो और प्लस कितना करें 7 शेष बचे। तो अगर 7 जोड़ दो तो शेष बचेगा नहीं, और जब यहाँ पे k की वैल्यू आप 19 इसमें रख दो, मतलब यहाँ पे जो x है, x मान लो, k मान लो, m मान लो, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप क्या रख दो 19, तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 500, 4 गुणे 19 और प्लस का 7, जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 9583। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो आपको पता है कि समय इसमें कितना दिया है, 30, 40, 50, 60। तो अगर इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका 600 आ जाएगा। 600 का मतलब 600 को जब 60 से भाग दोगे तो कितना 10 मिनट आ जाएगा। ठीक, ये तो लग गया, हाँ 10 मिनट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले मान लो कि माना सीता की वर्तमान आयु कितनी है, x है,
तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, 8 साल बाद, तो x प्लस 8 हो जाएगा। कह रहा है 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की, 6 वर्ष पहले मतलब x माइनस 6 हो जाएगा, पहले की आयु की दोगुनी है, तो यहाँ 2 लगा दो। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ पे 20 रख दो तो समीकरण सही हो जाएगा। देखो 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 माइनस 6, तो 20 8 28, और यहाँ पे 2 गुणे 20 में से 6 गया, कितना बचा 14, 14 दूनी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 75 का x% 9 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। तो एक बहुत ईजी है, कह रहा है कि देखो 75 का x%, तो कितना हो जाएगा, 75 गुणे x बटे 100 हो जाएगा। कह रहा है उसका कितना है, 9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो 9 गुणे 100 बटे कितना हो गया 75, यहाँ x की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, कट कर दोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए, 25 दिया 75, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 3 त्रिका 9 और 4 ते 12, तो ये 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है एक छात्रावास में 1200 लड़के, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। ठीक है, 75%, फिर कह रहा है 45%, माइनस कितना कर दोगे 100, और बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो दोनों खेलने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, टोटल दिया कितना है 1200, तो यहाँ जाएगा 1200 और गुणे 20% मतलब 20 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 100 हो जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 12 दूना 24 यानी कि 240। इसका आंसर कितना हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 16.00 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर जो है 1400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो मूल्य बराबर यहाँ पे आप हम बताए दे रहे हैं, लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, एक सेकंड, कौन सा लगाया था अभी, यहाँ पे हो गया 139। ठीक, तो 140 यहाँ देखो, कह चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो कमी बराबर कितना हो जाएगा 16 और माइनस का 14, तो 16 में से 14 गया, कितना बचा 2, और 2 बटे हो जाएगा कितना 2 बटे 16, और गुणे कितना 100% कर दो, 100%। जब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 2 8 16, 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि टोटल निकल के आ जाएगा 8 दूनी 16 8 पंचे मतलब 5×8 = 40, तो टोटल आ गया 12.5%। इसका आंसर हो जाएगा 12.5। फिर देखो कह रहा है राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत
मतलब 2250 रुपये प्रतिमाह है, तो राजेश की आय कितनी है। तो देखो राजेश की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पे निकाल लो। राजेश की आय हो जाएगी, कितना दिया है, पहले दिया 2250, तो यहाँ 2250 गुणे कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक। और बटे कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दो। 100 में से घटाओगे कितना, पहले कितना दिया है 15, 35 और 20, तो 15 माइनस का 35 और माइनस का 20 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर जब गुणा करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2250 गुणे का, ऊपर आ जाएगा 100 बटे का, ये आ जाएगा 30, 0 0 से कट कर दो। जब इसको कट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 7500, आंसर हो जाएगा, ठीक, 7500। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिया है 50,000, तो 50,000 और कह रहा है कितना, 12% कमी यानी कि 88 हो जाएगा, 88/100। और 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष यानी कि 2 बार हो जाएगा, 80/100। सॉल्व कर लो, 1 0 2 0 3 0 4, 1 2 3 4 0 कट गया। तो जब इसको आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 38,720, ठीक, जब गुणा कर लोगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार जो है ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हारने वाले के मत प्रतिशत में दिया है 41%, और जीतने वाले का कितना, जीतने वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस 41, मतलब 59% से जीता उसने। अब कुल मत कितना दिया है, देखो कुल मत दिया है 5,580। इसका आप जब निकाल लो 100 बटे कितना हो जाएगा, 59 में से कितना घटा दोगे, 41, ठीक। इसको घटा दोगे तो आ जाएगा 31,000 मत, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 31,000। अगला कह रहा है, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूँ 1,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हाथ से बेचा। गेहूँ का विक्रय मूल्य। तो देखो पहले आप क्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP = हो जाएगा 10 गुणे कितना दिया है 1,000, 10 गुणे 1,000 बराबर का कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। अब इसका कितना दिया है, इतने का, इसका निकाल लो तो इतने बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 4 44, 44/500, तो हो जाएगा इसका 44/500, मतलब जब कट करोगे तो कितना हो जाएगा 11/125। अब विक्रय मूल्य जब निकालोगे ESP तो कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 गुणे कितना हो जाएगा 125, ठीक, और माइनस का 11 हो जाएगा और बटे 125। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 80 गुणे 114 हो जाएगा, तो यानी कि 91/20 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन बी वाला। फिर कह रहा है देखो 145 कहा कि ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने कहा कि बी ने वही वस्तु जो है 25% लाभ पर सी को बेची। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वो है। तो देखो डी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, डी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो डी का क्रय मूल्य हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक,
50 गुणे कितना 120, 20% लाभ यानी कि 120 हो जाएगा। अब 100 में ऐड करोगे और गुणे कितना दिया है 25% लाभ, ठीक है, तो 125 हो जाएगा बटे 100 और गुणे फिर कह रहा है कि 40%, तो 140 बटे 100। जब इसको करो 1 2 0, 1 जो है 2 0 से कट गया, 1 0 इससे कट गया, 5 से कटो, 5 दूनी 10, 2 आया और 25 इसको कट कर दो, 2 6 जा 12। अब इसको जब कट करोगे तो 25 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ठीक। अब जिस 6 पंचे 30 और 30, 14 दूना 28, 14 42, यानी कि ये आ जाएगा ऊपर 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे 7, ठीक, इतना आ जाएगा। और इसे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे जब आप टोटल कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 से कट करो 2 ते 6, तो 3 गुणे 5 गुणे 7 इतना आ जाएगा। तो देखो 5 ते 15, 15 सत्ते 105, तो इसका आंसर हो जाएगा 105। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है यह तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। तो देखो लाभ प्रतिशत पहले मान लो कि माना क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 120 हो जाएगा 20%, 120 बटे 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, 100 कट जाएगा 120। और फिर कह रहा है विक्रय मूल्य पे कितना 10% की छूट देता है, तो उसका हो जाएगा 10% अगर निकालोगे तो 100 गुणे 10% की छूट, मतलब 100 में से 10 गया 90, तो 90 बटे 100 ये कट गया, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक। जब इसको आप कट करो कितना आ जाएगा 108। अगर 108 में से, ठीक, यहाँ पे दिया है 10 और 10 में से जब 90 बटे 100 हो जाएगा और बराबर का जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक। मतलब देखो जब लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 108 माइनस 100 और बटे 100 हो जाएगा इंटू 100, तब ये 8 जाएगा 8%, ठीक, लगा लीजिएगा आप लोग। फिर देखो कह रहा है कि इतने मतलब 2.50 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है तथा 1.75 रुपये की दर से बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी? तो देखो पहले मान लो कि माना विनोद के पास कितनी x पेंसिलें थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू कितना दिया है 2.50 और फिर इसमें कह रहा है कि 110 मतलब -110, ठीक। दूसरा कह रहा है कि तथा 1.55 रुपये की दर से बेचने पर, किस में से x इंटू कह रहा है 1.75 और प्लस कितना कह रहे हैं बेचने पर, प्लस का 75 मतलब 55 दिया है। अब इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू निकल आ जाएगी 220, ठीक। ये फिर कह रहा है एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर की दर पर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकालो CP मतलब क्रय मूल्य, तो CP इंटू कितना हो जाएगा, कह रहा है एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा SP मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है 950, तो 950, ठीक, ये ग्राम में हो जाएगा क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 होता है ग्राम, ठीक। अब जब इसको आप सॉल्व कर लो कितना 148, ठीक। अब यहाँ पे आप ये जब यहाँ पे CP
अपान SP निकालोगे तो हो जाएगा 950/1000। ठीक, जिसको कट करोगे तो आ जाएगा 19/20। 19/20 हम यहाँ से लाभ निकाल लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकालो यहाँ पे तो हो जाएगा 1/19 और गुणे का 100%। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 सही 5/19% आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो आ जाएगा इसका आंसर ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सीमा ने सेविंग खाते में 5,000 रुपये जमा किए, साधारण ब्याज दर पर 4% है। ठीक, कह रहा है 2 सही 1/2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे दिया है कितना, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्रधन, एक सेकेंड यहाँ पे निकाल लो। मिश्रधन बराबर हो जाएगा कितना दिया है 5,000, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 5,000 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस भी मिश्रधन हो जाएगा 5,000 और गुणे कितना दिया है 4%, तो 4 दर दिया 4 तो 4/100 और गुणे का 2 दूनी 4 और प्लस 5 वर्ष मतलब 5/2। तब जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5,500। ठीक, कितना आ जाएगा 5,500। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने रुपए पर इतने वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में 6 माह ही हिसाब करने पर दर आधी तथा समय कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे 100 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया है 25,000, तो हो जाएगा 25,000 गुणे 12%, तो यानी कि 12% की वार्षिक दर से 12/100। जब यहाँ पे मान लो 12/100 करें तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी कि 50 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करो, यहाँ पे कह रहा है 12 वार्षिक दर। ठीक, वार्षिक दर जब करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 106। ठीक, ये हो जाएगा 106/100 और गुणे फिर क्या हो जाएगा 106/100 हो जाएगा और माइनस कितना कर दोगे, इतना घटा दोगे। तब जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 309। इसका आंसर 309 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इतने वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे 100 प्लस दर बटे 100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, समय और माइनस मूलधन। तो यहाँ पे कितना दिया है 8,000, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। फिर देखो 8,000 दिया है यहाँ पे ये, तो 8,000 गुणे 12 दूना 24 एक 25/2। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 112.5/100 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 2 वर्ष का निकालना, तो फिर कर दो 112.5/100। दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। यहाँ पे देखो 3 0 से कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, सॉल्व करके फिर 125 में से 8,000 घटा दोगे तो आ जाएगा 2125। तो इसका आंसर 2125 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 152। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु जो है 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे देखो सी की आयु कितनी है, हो जाएगी कितनी, 3 गुणे 25 हो जाएगी क्योंकि 3 लोग हैं तो 25 और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर नहीं
ABC 1, 1, 2 और 3, तीनों की औसत आयु कितनी दिया है 25, तो 3 गुणे 25 हो जाएगा। और फिर क्या पूछा है AB की औसत 28 है, तो माइनस करोगे ना 2 गुणे 28, AB को 2 मान लो। अब 25 दिया 75 और माइनस का कितना हो जाएगा 28 दूना कितना हो जाएगा 56, माइनस का 56, जब घटाओगे तो 19 वर्ष आ जाएगा। ठीक, अगला है कह रहे यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 है। ठीक, 35, ये 35 21 दिन, तो हो जाएगा 35 गुणे कितना हो जाएगा 21 बटे कितना दिया है 270, तो 270 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 28, 28 कर दो गुणे x मान लो, और इसका कितना दिया है 180, तो 180 कर दो। अब जिसको घटा लो, देखो 7 से, अगर 3 से 21 और 3 से 18, ठीक, और इसको कट कर दो। जब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 17 सही 1/2 दिन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, आधे घंटे में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो कह रहा है एक कारीगर m मिनट में, ठीक है, m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, तो कह रहा है कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट, तो 30 बटे कितना हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पे जवाब इसको मान निकालोगे तो हो जाएगा इसके बराबर कितना हो जाएगा 30x बटे हो जाएगा m, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो करती है धारा की गति क्या होगी। तो आप मान लो पहले, देखो इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, आप जो है सॉल्व जब करोगे इसके, देखो कर लेते हैं। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक, नाव धारा आप पहले मान लो पानी शांत है, तो उसमें नाव की चाल x किलोमीटर है तथा धारा का वेग जो है y। ठीक, तो कह रहा है दोनों कितना हो जाएगा, जब x + y = क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, प्रति आवर। इसको समीकरण 1 मान लो। और कह रहा है x - y बराबर कितना दिया है 2 किलो, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण 2 मान लो। अब इसको जब घटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x कट जाएगा, 2y = हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 2 गई 6 और y बराबर कितना हो जाएगा 2 × 6 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की गति, तो गति बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय इसको निकाल लो कितना हो जाएगा 250 बटे 15, तो 5 से 5 × 15 50 25 से 50, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और फिर कितना कह रहा है 250, तो यहाँ पे 250 बटे 15 हो जाएगा। इसको कट मत करो अभी, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, लफड़ा हो जाएगा बाद में। 250 बटे 15 और गुणे कितना हो जाएगा, जब किलोमीटर आप देखो ये दिया है मीटर में, जब किलोमीटर में आप चेंज करोगे तो 18 बटे 5 से गुणा कर दो और तब ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो ये जो कितना हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वो दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते हैं। यदि वो व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा। देखो, पैदल और ऑटो दोनों मिला के वो चलता है 90 मिनट। कितना चलता है, 90। ठीक, तो उसको समीकरण मान लो पैदल और प्लस ऑटो दोनों मिला के कितना, 90 मिनट। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। फिर करा है, यदि वह दोनों ओर ऑटो से जब करोगे, दोनों ऑटो से करता है तब कितना लगता है, 30 मिनट। तो 30 मिनट कर दो, समीकरण मान लो 2। समीकरण 1 को समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, और फिर जब 2 से गुणा करके घटाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा दो, तो घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे आ जाए 2 घंटा 30 मिनट। ठीक, इसका आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। 2 घंटा कितना आया था, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक, अब कह रहा है 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की गति होगी। देखो, गति बराबर कितना हो जाएगा, 360। देखो 360 हो जाएगा, 360 और प्लस मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफार्म, यानी कि समान मतलब फिर 360 हो जाएगा। प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। कितना समय लेती है, 36 सेकंड। और कह रहा है सेकंड लेती है रेलगाड़ी की गति है, तो इसमें आंसर सब किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सब मीटर में दिया है। तब आप भी किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 18/5 कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि गति बराबर दूरी बटे समय। ठीक, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लो। पहले मान लो कि माना क्या हो जाएगा, आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसको 5x, इसको 4x। ठीक, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है 5x इक्वल टू कितना दिया है, 15। कमरे की लंबाई दिया है ना, तो 5x इज इक्वल टू 15, तो x बराबर 5 15 बराबर 3 हो जाएगा। अब कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो, 5x इंटू 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू रख दो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 4 पंचे, देखो यहाँ पे 3 आया है ना, तो यहाँ 3 रखो। 1 सेकेंड, यहाँ पे हो जाए, देखो यहाँ पे हो जाएगा 5x इंटू 4x, तो यहाँ पे 5 गुणे 3 और गुणे 4 गुणे 3, जब इसको करोगे गुणा तो हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में जोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना दिया है, 4 8 4 4 8 4 हो जाएगा, मतलब 484। जब भुजा यहाँ से निकालोगे क्या हो जाएगा, ये 22 का स्क्वायर 22 बेसेम 484 होता है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा,
22। मान लो तार की लंबाई कितना दिया है, किसी तार को एक बार के आकार में मोड़ा जाता है तो इतने सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनता है। इसे वृत्त में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो तार की लंबाई बराबर 4 गुणे भुजा, तो कितना हो जाएगा, तार की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा 22 है, 22 चौका 88 हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। अब वृत्ताकार मोड़ने पर क्या होता है क्षेत्रफल, मतलब उसका परिमाप 2πr, तो यहाँ पे रख दो 2 × पाई का मान 7/44 हो जाएगा। ठीक, 22 जब यहाँ पे रखोगे क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ r बराबर कितना रख दोगे, r जब यहाँ पे r तो ही निकालना है तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7/पाई दूना 44 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 88। ठीक, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², तो पाई का मान रख दो 22/7 गुणे r मतलब 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 वैसे ही हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा बी। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।